Here important keyword SFIO, Serious Fraud Investigation Office of under the Ministry of Corporate Affairs, Companies Act 2013. It deals with the fraud, illegal activity, insider ट्रेडिंग बाकी जो चीज इससे रिलेटेड है। इनसाइडर ट्रेडिंग तो उनके अंडर में होता है सेबी। शेल कंपनी से रिलेटेड। एंड इनके मिनिस्ट्री ऑफ पास पावर होती है अरेस्ट करने की, अगर कोई पावर। कंपनी लॉ का वायलेट करता है। Now discuss REM non-REM cycle. What are the IPCC assessment report? तो अभी तक में 6 टाइम हो चुका था, तो 7th है ये। 1988 से आईपीसीसी आईपीसीसी तो आईपीसीसी का रोल रहता है कि वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट। वो एसेस करते हैं कि क्या हम लोग का जो भी मिटिगेशन टारगेट है क्या वो सही रास्ते में है, कैसे कर सकते हैं। जो भी डेटा अवेलेबिलिटी है अभी विथ रिस्पेक्ट टू द वेदर, क्लाइमेट ऑफ सी लेवल एक्सेट्रा, तो उसको डिटेल में स्टडी करके फिर रिपोर्ट निकालते हैं। तो 6 टाइम हो चुका है, अभी 7th है साइकिल अभी। तो अभी निकलेगा तब डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब क्या होता है कि ओवरऑल कार्बन एमिशन, टोटल कार्बन एमिशन कितना होना चाहिए, हर एक कंट्री का नेशनल डिमांड कंट्रीब्यूशन। और ग्लोबल स्टॉक टेक पे बात होता है, COP 28 में आया था कि कितना होना चाहिए, कहाँ तक पहुंचना चाहिए और मिटिगेट कैसे करें। तो अभी ऐसे हुआ नहीं, तो ये साइकिल अभी स्टार्ट हो रहा है। असेसमेंट रिपोर्ट 7। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सर्च कर लो। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, आई थिंक इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, देख लेना इसको। अब अगर बात होता है बाकी सब कि इंडिया इज फेसिंग ग्राउंड वाटर चैलेंजेस, तो उसको डील करने के लिए नेटवर्क ऑफ मॉनिटरिंग वेल्स 90,400 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर इंस्टॉल किया गया। उससे पता लग सकता है क्वालिटी कैसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड वाटर एनालिसिस, 6 आवर डेटा कैप्चरिंग, पीजोमीटर मेजर टू मेजर द अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर, पीजोमीटर बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर, हेवी डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। 40% ऑफ द वाटर सप्लाई इट इज मोस्टली फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। और इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी से मतलब ग्राउंड वाटर यूजेस बहुत हाई है। 80% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर, ओनली 10 to 12% इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। 87% यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो पीटी फैक्ट बोलो। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। अथॉरिटी थिंग किसके अंडर में आता है? आई थिंक मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ जी होना चाहिए। ग्राउंड वाटर बोर्ड का तो मेंशन है। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर है। हाँ, एक्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और सेंट्रल वाटर कमीशन भी है एक, वो भी एक बार सर्च करो। CW का रोल है एक्वाफायर मैप कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो CPCB मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन से रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड। एक तरह से CPCB होगा, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, रेगुलेट करते हैं ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हर एक चीज। और सेंट्रल वाटर कमीशन इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी।
मिनिस्टर ऑफ Anju जल शक्ति, Commission. Hmm. डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति. ओके, डिस्कस्ड. A ruling that gives primary school teaching a new slate. राजस्थान सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ राजस्थान कोर्ट रूलिंग. इसमें बोला गया था बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री कैन नॉट बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी स्कूल टीचिंग. उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा. अब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी टीचिंग के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. उसमें ईआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर को. तो एक टीचर इंपॉर्टेंट कीवर्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी जरूरत है. इसमें कट ऑफ मार्क होना चाहिए, उसके बाद ही प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी कॉम्पिटेंट इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. तो इसमें बात की है ना, बी डिप्लोमा एजुकेशन डीईटी, बीएड नहीं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए इसमें. इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स फॉर सक्सेसफुल upskilling model for the bringing primary school teacher into the university higher education space. तो एक बजट भी है. पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग, एनएमटीटी. ये बात करते हैं टीचर एजुकेशन इन कंट्री, फोकसिंग ऑन हायर एजुकेशन, स्कूल टीचर प्रिपरेशन एक्सेट्रा. तो ओवरऑल 3 इंपॉर्टेंट की हाईलाइट: पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर, टीईटी, एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन बीडी. बीडी को अप्रोप्रिएट नहीं है प्राइमरी स्कूल टीचिंग के लिए, ताकि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी अंडरस्टैंड कर सके, बेसिक. द जनरल रेबल एंड इंडिया. आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर. तो पाकिस्तान में बोलते हैं कि हाइब्रिड रिजीम है, मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट. कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट वी आर ऑन द सेम वी आर ऑन द सेम पाथ, या फिर हम लोग डिसीजन साथ में लेते हैं. कभी ऐसे सुनते नहीं कोई प्रेसिडेंट के. फॉर एग्जाम्पल कभी देखते नहीं कोई डेमोक्रेसी है, वो अगर बाहर जा रहे फॉरेन विजिट में, तो आर्मी चीफ अकंपनी करते हैं, और जब भी मिलते हैं तो आर्मी चीफ अकंपनी द प्राइम मिनिस्टर. कभी नहीं हो सकता. प्राइम मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके जो डेलीगेट होते हैं वो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ का कंपनी करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. तो थोड़ा हाइब्रिड रिजिम बात किया जाता है पाकिस्तान में. तो जनरल रेबेल मतलब इमरान खान, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट द आर्मी रूल इन पाकिस्तान. इसलिए नहीं अगेंस्ट थे कि ओवरऑल, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो प्राउड बाय द आर्मी इटसेल्फ. बाजवा जो इसके पहले आर्मी जनरल थे, उन्होंने प्रमोट किया था इमरान खान को. और हर कोई वहां पर जो प्रमोट, नवाज शरीफ से लेकर बाकी लोग होते, दे आर ऑल्सो प्रमोटेड बाय द आर्मी जनरल. जैसे जुल्फार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी ही वॉज प्रॉप्ड बाय जनरल आया खान. तो सबको एक तरह से पॉलिटिकल लीडर्स दे आर सपोर्टेड बाय द जनरल्स in the political space. लेकिन he was a rebel. He was questioning the attitude of the Pakistan establishment army with regarding to CPC project कि वो ठप है, बंद है. और what about the jobs of the Pakistani people? What about the economic crisis? इंडिया हिसाब से स्टैंड उन्होंने लिया था हर एक चीज में. तो उनका पीटीआई गवर्नमेंट है, और इंडिया को तो बोल सकते हैं कि इंडिया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर स्टेबिलिटी रहे पाकिस्तान में. कोई भी जीते तभी जाके वी कैन ऑफर न्यू नेगोशिएशन विद पाकिस्तान.
क्योंकि ऐसे इंडिया को दिक्कत लगता है कौन पावर में है, पता चलता नहीं कि वो मिलिट्री पावर में है कि सिविलियन गवर्नमेंट पावर में है। तो देर इज ऑलवेज अ पॉलिसी क्राइसिस, पैरालिसिस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन पाकिस्तान रिलेशनशिप। जब भी इंडिया सिविलियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि देयर इज ए नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, फॉर एग्जांपल लाहौर बस, जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 1999 में, उसके बाद ही फिर परवेज मुशर्रफ ने कारगिल वॉर स्टार्ट किया था उसके बाद ही। तो पावर में कौन है, ये हमेशा से क्वेश्चन रहा है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जनरल असीम मुनीर, उनका क्या रोल है पॉलिटिक्स में, कैसे वो प्रॉप अप करते हैं और रेबल इमरान खान एंड इंडिया। हेलो सिक, इसमें जो इलेक्शन कमीशन रहता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं हो पाते तो डेमोक्रेसी नहीं रहती इसमें। फिर यूएन का क्या रोल रह जाता है इस संदर्भ में? यूएन यूएन का रोल रहा है कि इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं कर सकते कोई कंट्री के अंदर में जा करके, क्योंकि इंटरनेशनल एथिक्स में बोला जाए तो प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी इज ऑल्सो अपहोल्डेड। हर एक कंट्री अपना सॉवरेन है, उसके अंदर में वो कैसे भी रहे। मैं कैसे समझूं कि वो डेमोक्रेसी इज द राइट स्टेप, सही क्यों है, ये तो मेरा व्यू पॉइंट है। हो सकता है ना उसके लिए ट्राइबल परफेक्ट रहे, अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, इसलिए बट वो एमिर खुद को एमिर होता है। डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो इलेक्शन भी कंडक्ट करा रहे हैं, बट जो इलेक्शन तो, कंडक्ट कराने वाले डेमोक्रेसी ऑफिसर्स हैं वो डेमोक्रेसी तो, कंडक्ट सही से नहीं कराने, तो उसको प्रोसीजर को कौन ठीक करेगा, ये पूछ रहा हूँ हाँ, जहाँ डेमोक्रेसी की बात है, तो डेमोक्रेसी का प्रोसीजर तभी ठीक होगा जब देर इज अ ओवर आर्किंग मेजोरिटी गिवन टू द सिविलियन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है, जो इन्फ्लुएंस बाय द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थ्रू द मिलिट्री और आईएसआई जो करते हैं, फिर या फिर साइबर वॉरफेयर, इंटरनल वो कॉन्फ्लिक्ट में उनका मदद रहता है, ऑपरेशन करते हैं कभी भी अगेंस्ट ऑपरेशन पार्टी, जेल भेजना थ्रू द जज, तो वो डील हो सकता है अगर ओवर आर्किंग तो। मिल। फॉर लेकिन ऐसा एग्जाम्पल उसी सिविलियंस ने एक पार्टी को जो इस टाइम पे अगेंस्ट लड़ रही सेना के भी, उसको मेजोरिटी दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है वहां का कि हम काउंट कर रहे हैं, बट उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम्म उसके हम्म कल का बयान था कि वो बोलते हैं कि भाई हमने उनके जो जो कैंडिडेट 60 70 या 90 90 हजार वोटों से जीते थे उनको हमने हरा दिया, उनके खुद के इलेक्शन कमीशन के चीफ का बयान, और सरेंडर कर दिया। तो इस सब में true, हम्म। यूएन की कुछ भूमिका निकल के आती कि वहां पे क्या रहे, या फिर इंडिया कैसे क्या कर रहा है, या वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी, मतलब क्या है? इंडिया और यूएन, पहली बात यह है कि रोल। जो इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का अपना, इंडिया कैन ओनली say that there should be a free and fair election inside Pakistan because it will be benefit to the whole South Asia. इंडिया डेमोक्रेसी इन्फोर्स करने के लिए मिलिट्री नहीं भेज सकता, जैसे यूएस भेजता है इराक में, ईरान में, कहीं पर भी। इंडिया नहीं कर सकता, ना ही कि यूएन कर सकता है। यूएन वाला मैंडेट भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, मिलिट्री फोर्स भी ऑपरेट कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो बट एक आइडिया। उचित फोरम पे इन मुद्दों को उठाया तो जा सकता है कि वहां के एक लोगों की सेकेंड, बात सुनी जाए। हाँ पूरा बोलने दो, एक सेकेंड। तो वहां पर जो यूएन है, यूएन विल नॉट इन्फोर्स डेमोक्रेसी। वहां मुद्दा उठ सकता है कि यस देयर शुड बी इलेक्शन, देयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो मुद्दा ही उठ सकता है सर हर जगह, क्योंकि अल्टीमेटली रिसाइड्स ऑन द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उनको कैसे चाहिए। और तभी बोलते हैं ना कि स्टेट और गवर्नमेंट डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन स्टेट हमेशा रहते हैं। तो स्टेट ही वहां पर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। उसमें बदलाव आने के लिए ग्रेजुएशन हो सकता है, धीरे धीरे आएगा, या फिर रिवोल्यूशन हो, कोशिश किया तो गया था, कंक्रीट लेकिन मैकेनिज्म फिर नहीं है ऐसा कुछ भी जिससे कि सीधा सीधा ट्रांसपेरेंसी को बनाया जा सके, तो फिर जो चल रहा है स्टेट में वो चलता रहेगा। हाँ, कैसे कह सकते हैं अनटिल अनलेस देयर इज अ डिमांड फ्रॉम द पाकिस्तानी पीपल, वो सड़क पर आ जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जब वो मास प्रोटेस्ट, फॉर एग्जांपल 1975 जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट जिसको बोलते हैं इंडिया में, इट वाज अ पीपल्स मूवमेंट, और इट वाज इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कि आप इमरजेंसी खत्म करिए। तो जन सैलाब देख करके उन्होंने हटाया, और फिर हार भी गई थी। फिर सोचो डेमोक्रेसी ऐसा है कि फिर वापस जीत के आएगी। तो वहां पर भी अगर ऐसा होगा तब भी होगा। कितने लोग को आप टीयर गैस यूज करोगे, कितने लोग को आप रबर पैलेट यूज करोगे।
लेकिन ऐसा मुश्किल है होना। ऑलरेडी हो चुका है, इमरान खान जब हटे थे 2022 में, उसमें शॉर्ट रेवोल्यूशन था जिसमें आर्मी के जनरल का घर जला दिया गया था, अटैक कर दिया था पार्लियामेंट में। वहाँ मेन जो बिल्डिंग है वहाँ का जो ऑल इंडिया रेडियो, उसको ऑल इंडिया ऑल पाकिस्तान रेडियो होगा, तो उनको जला दिया गया था। तो शॉर्ट रेवोल्यूशन था। तो रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लीडर्स आते हैं क्या वो सही है वापस से। तो इमरान खान तो आ गए, क्या वो सही है? ही वॉज ऑल्सो प्रॉप्ड बाय जनरल। घूम फिर के वो जनरल के प्रॉप रहता है हमेशा। सपोर्ट तो जनरल के करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेट है पाकिस्तानी स्टेट, इट इज मोस्टली डिपेंड ऑन द जनरल, पाकिस्तानी आर्मी। तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है, तो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया पे बात करते हैं कि धीरे धीरे कि बस इंडिया रोल रहता है कि कैसे हम लोग अपने हिसाब से देखें सॉवरेंटी का। कश्मीर का मुद्दा उठाता है, बाकी सब इंडिया इंटरफेयर नहीं कर सकता है कि यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को पता है कि वो मैटर नहीं करता। थैंक यू। इसलिए जब भी GHQ रावलपिंडी, रावलपिंडी जगह है वहां पर, बप्पल रावल के नाम पर रखा हुआ है पिंडी। तो GHQ जनरल हेडक्वार्टर, और जो लाहौर हो गए बिजनेस, जैसे लाहौर हो गया बेसिकली मुंबई ऑफ, ये मुंबई कराची है, लेकिन लाहौर को बोल सकते हैं कि एक तरह से बिजनेस माइंडेड लोग रहते हैं वहाँ पर। और GHQ रावलपिंडी पाकिस्तान की जनरल्स, और जो इस्लामाबाद हो गया कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो कभी भी जब भी फॉरेन मिनिस्टर विजिट होगा US का कहीं पर भी, तो दे विल गो फ्रॉम इस्लामाबाद डायरेक्टली, दे विल मीट टू GHQ रावलपिंडी, वहीं पर डिसाइड होता है हर चीज़। फिर टॉलरेंस एंड प्लूरिज्म वैल्यूज ऑफ इंडिया शेयर्स विद UAE, वी डिस्कस सीपा। It is a related to comprehensive economic partnership, trade, IPR, investment, visas, सब चीज बात होता है। क्रिएशन ऑफ IIT इन UAE, I2U2, ब्रिक्स में भी इंक्लूजन किया गया। मैरिटाइम, IMEC, यूनाइटेड अरब एमिराते। तो जहां तक आपका क्वेश्चन था डेमोक्रेसी रिलेटेड, एमिराते, ये भी एमिराते है। ऑफ एमिराते ऑफ जो अफगानिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था एमिराते, तो अभी एमिराते, मतलब ट्राइबल हब। तो मेरे लिए डेमोक्रेसी एक फेज होगा, डेमोक्रेसी मेरा डिफरेंट है आइडिया, डेमोक्रेसी उनका आइडिया होगा, डेमोक्रेसी डिफरेंट हो। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, उनका आइडिया गलत है मेरा सही। तो इसको रिलेटिविज्म बोलते हैं एथिक्स में। पीस prospect remain distant until unless there is a initiation by the big countries, US, Russia, China, where regional powers like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt, etc., तब पीस नहीं हो सकता। इट कॉल फॉर ट्रूस, रिमेनिंग हॉस्टेज एक्सचेंज होगा, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। दोनों लेकिन चाहते हैं कि मेरे को मिलना चाहिए पूरा पूरा। और लास्ट में जब दोनों जब चाहते हैं ये चीज, तो वॉर होता है, वॉर होता है, जो मिलिट्री माइट है वही जीतता है। CA से रिलेटेड बाकी नॉर्थ ईस्ट को क्या दिक्कत है? CA से इसलिए दिक्कत है क्योंकि दे आर क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग द रेफ्यूजी स्टेटस गिवन टू द हिंदू बंगालीज माइग्रेंट फ्रॉम द बांग्लादेश। वो बोलते हैं कि अगर इंडिया में आएंगे तो वो CA अगर एड्रेस होगा तो उनको जल्दी सिटीजनशिप राइट्स मिल जाएगा, 5 years के अंदर में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका जो लोकल ट्रेडिशन कल्चर है मेघालय में, त्रिपुरा में, आसाम में, वो हर्ट हो सकता है। इसलिए हर जगह बोलते हैं कि ILP आना चाहिए, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट आपको एक पर्ची लेना पड़ता है कि आप इफ वांट टू ट्रैवल द रीजन, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, वहां पर ILP है। तो इसी IPL का ILP का लद्दाख भी बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए वहां पर। रिस्ट्रिक्ट एंट्री आउटसाइडर, फॉरेन के लिए, फॉरेनर के लिए तो एकदम एग्जाम लोकल बॉडी से लेना पड़ता है परमिशन, कहीं भी फुट शूटिंग करना है, फिल्म्स बनाना है। और इंडियन लोग के लिए एक टिकट होता है, टिकट जैसा पार्किंग टिकट, वैसे ही एक तरह टिकट है इनर लाइन परमिट। फिर आप घूम सकते हो, नहीं रहेगा घूमने नहीं दीजिएगा। तो इंडिया बात करते हैं, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि पॉपुलेशन के हिसाब देखा जाए तो ब्राजील UK का पॉपुलेशन है, मेक्सिको, महाराष्ट्र, फिलीपींस, बिहार, ब्राजील, UP। तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज का एक साथ इलेक्शन होगा 2024 में।
तो भाई 1971 सेंसस के हिसाब से फ्रीज है, डीलिमिटेशन। जब 2026 में देयर विल बी न्यू डीलिमिटेशन, इट विल बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011, या जो अभी सेंसस होगा। Securing the reproductive rights child through surrogacy as single woman। सेरोगेसी एक्ट ऑल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी की बात नहीं होता है, ना कमर्शलाइजेशन ऑफ सेरोगेसी की बात होता है। इसमें आप सेरोगेसी वही कर सकती है या तो मैरिड कपल, उनका कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है या उनका बच्चे नहीं हो रहे तभी कर सकते, और अपने वूम दे सकते जब वो, हो सकता है बहुत क्लोज फ्रेंड रहे या फिर आपके रिलेटिव रहे। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज इम्पोर्टेंट सोसाइटी। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें सिंगल वुमेन का बात नहीं है, इसमें अबॉर्शन का वो हमेशा मैरिज के हिसाब से देखा जाता है। अबॉर्शन 24 वीक्स दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चेंज इन द मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन। कंप्लीटली साइलेंट ऑन द सिंगल स्टेटस ऑफ द वुमेन। तो सेफ अबॉर्शन का इसमें रोल है, इसमें यहाँ पर हर्डल होता है। सिंगल वुमेन 5 करोड़ है इंडिया में। स्टिग्मा, ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ फैमिली वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, नीड फॉर, फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्वीर कपल, क्वीर मतलब कि दोनों विमेन, नीड फॉर द फादर फॉर द सपोर्टिव पेरेंटिंग। तो ओवरऑल ये अगर बताना चाह रही है कि इन द सरोगेसी एक्ट या फिर एमटीपी एक्ट, उसमें सिंगल वुमेन के हिसाब से भी सोचना चाहिए। फिर व्हाट अबाउट द एलजीबीटी क्यूएर हो गए या फिर लेस्बियन वुमेन, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी व्यू पॉइंट देखना चाहिए फॉर द सेफ अबॉर्शन, फॉर द सेफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। सरोगेसी में औशिक भी से कि इंडिया में एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। एल्ट्रुइस्टिक मतलब कि वही आपकी क्लोज एल्ट्रुइस्टिक, हाँ, रिलेटिव। कमर्शियल नहीं है, हाँ, एल्ट्रुइस्टिक सर्विस अलाउड। भाई यूएई सऊदी अरेबिया वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सेकुलराइजेशन की तरफ में जा रहे हैं, तभी उन्होंने पहली बार एक टेम्पल बनाया वहां पर, दैट इंडिकेट्स द रिलीजियस प्लूरल्स। और जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस का, इंडिया का कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी डिफरेंसेस के साथ भी, तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं यूएई सऊदी अरबिया। रिलीजन को रोल लो प्रोफाइल, ऑफिशियल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लॉज। इवन जो भी लोग शादी करते अब कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन वे हिंदू वे, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था ऐसा, इट वॉज इलीगल। नॉन मुस्लिम के लिए चर्च बनाना बहुत मुश्किल था वहां पर, अब लेकिन बना। ओवर 3 डजन चर्च हैव बीन बिल्ट, जूइश सिनागोग, सिख गुरुद्वारा और हिंदू टेम्पल, सब भी सेलिब्रेट होता है। टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस। पहला था कि नॉन मुस्लिम वे रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू मुस्लिम टू मैरी द मुस्लिम, दोनों तरफ से, और नहीं किया गया तो आपको कोड़े मारे जाएंगे, फ्लॉगिंग। अब इसको अमेंडन कर दिया गया और दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। तो सिविल लॉ, जो शरिया है, शरिया कोड सिविल लॉ, वो कुछ सिलेक्टेड क्राइम में अप्लीकेबल होता है। तो ओवरऑल देखा जा रहा है कि देर इज अ वेरी जनरल ट्रेंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द मिडिल ईस्ट। तो जब वहां मॉडर्नाइजेशन होगा तो उनका जो रिपरकशन है वो इंडिया में भी और बाकी साउथ एशिया कंट्री में भी आएगा। उसके कारण जो कुछ कुछ एरिया में रेडिकलाइजेशन है वो कम हो सकता है। ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी सिस्टम सिर्फ नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल का अपना थिंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ रिलेशनशिप, थिंकिंग एक्सेट्रा। ब्लास्फेमी केस, सरतन से जुदा या बाकी जो भी होता है वो भी कम हो जाए। फिर कन्वर्जन वो भी कम हो, कन्वर्टिंग। तो लेट लिव एंड लेट लिव, जो इन्वायरमेंट है इंडिया में मोस्ट कम्युनिटीज के अंदर में है, वो भी बाकी कम्युनिटीज के अंदर में है। वही सेम काम यूएई मॉडल में एमबीएस भी करें, क्योंकि एमबीएस रिगार्ड्स मोहम्मद बिन जायद एज इज कोट एंड कोट आइडियल लीडर या फिर फादर स्टेटस, क्योंकि बचपन से वो जाते थे मिलने के लिए उससे, और वो इन्फ्लुएंस हुए थे मोहम्मद बिन जायद से एमबीएस। और वो यंग है, 35 ईयर्स है उनका सिर्फ।
क्योंकि सऊदी अरब में दो फैक्टर रूलर है, एक तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट प्रिंस और दूसरे जो उलेमास, सुन्नी उलेमास। तो जब मोहम्मद बिन सलमान, जो भी सऊदी अरेबिया जो लीडर होते हैं, वो चाहते, वो जब भी वो मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो सुन्नी क्लर्जी हमेशा बोलते हैं कि इट इज अगेंस्ट द रिलीजियस डॉक्ट्रिन। तब उनको अपीस करने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग द फंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन अदर कंट्रीज। तो बोले अब यहाँ मत करिए, आप वहाँ अलग करिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश एक्सेट्रा। तो अब धीरे धीरे जब प्रिंस का जो स्टेटस वो बढ़ते गया ओवर द ईयर्स, मिलिट्री और स्टेटस बढ़ते गया, बाकी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ा वहां पर, तो ओवरऑल जो स्टेट है, स्टेट वहाँ स्टेट इट इज डिराइविंग इज पावर फ्रॉम द प्रिंस। और एक तो उनका स्टेटस बढ़ गया, तो ऑब्वियस बात है फिर सुन्नी क्लर्जी का स्टेटस कम हो गया, जो हम लोग देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय भी या बाकी आगे भी। तो वो डिसाइड, तो वो ऑटोनॉमी क्रिएट करता है कि आप खुद डिसीजन लिख से, तो उन्होंने डिसीजन लिया। पहली बार डिसीजन लिया कि वुमेन को राइट मिला गाड़ी चलाने का, शौहर के बिना आप जा सकती है हज करने भी और घूम सकती है। फिर आपका एक स्पेसिफिक एरियाज में बीच बनाया गया जिसमें नॉन मुस्लिम भी एक तरह से वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंजॉयमेंट में, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, सब चीज चेंज हुआ। और धीरे धीरे वहां का अल्ट्रा कंजर्वेटिव मॉस्क इन द कंट्री जो इंडिया में, वही लिखा हुआ है, सऊदी फंडिंग आर अनडाउटली डिसेबलिंग द अल्ट्रा कंजर्वेटिव फंड मॉस्क एंड मदरसा इन कंट्री, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, या फिर जो और भी आइडियोलॉजी है वो कम हो सकता है। Quiet diplomacy is far more effective than public posturing. Example: India stand after 2008, 26/11. Quiet diplomacy. India showed diplomatic restraint. India showed strategic restraint after 26/11. Quiet diplomacy. Second हो सकते हैं, हाँ, आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, जो इंडिया का स्टैंड रहा है वर्ल्ड वाइड में कि आके मिलना, सबको समझाना, वो भी क्वाइट डिप्लोमेसी का पार्ट है। इंडिया स्टैंड विद द मालदीव इशू, क्वाइट डिप्लोमेसी का पार्ट है। मोर पॉइंट्स मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, आप बैक चैनल यूज करें। इंडिया स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द कतार, कतार से 8 नेवी पर्सनल हैज बीन रिलीज्ड, क्वाइट डिप्लोमेसी के एग्जांपल। And स्लोली Russia-Ukraine war maybe. रशिया में थोड़ा बोल सकते क्वाइट, लेकिन बोला था उन्होंने दिस इज नॉट एयर ऑफ वॉर, दिस इज एयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, पीस। पब्लिक पॉस्चरिंग करना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंडिया पब्लिक पॉस्चरिंग करता है एक दो कंट्री के साथ, एक तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा और दूसरा चाइना। बाकी इंडिया हर जगह के जाए, चाहे चाहे रशिया होगा चाहे मालदीव होगा, हर कंट्री के साथ इंडिया का स्टैंड क्वाइट डिप्लोमेसी रहा है। क्यों ऐसा रहा है कि पब्लिक पॉस्चरिंग पाकिस्तान से ले लूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप 1947 में बात से नहीं है, इट इज अ वेरी डीप रूटेड डिफरेंसेस। जो इंडिया नहीं है वो पाकिस्तान है, जो उन लोगों का माइंडसेट था। तो वहां से इसलिए फिर पब्लिक पॉलिटिशियन हो जाते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड में भी वोट्स, बैंक पॉलिटिक्स भी, इसलिए। लेकिन हर जगह क्वाइट डिप्लोमेसी यूज होता है, चाहे वो WTO रिफॉर्म, UNSC रिफॉर्म, नेगोशिएशन, या फिर दिल्ली कंसेंसस। 100% दिल्ली कंसेंसस किया था पहली बार, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 के समय में, क्वाइट डिप्लोमेसी का पार्ट है। वैक्सीन मैत्री, क्वाइट डिप्लोमेसी। अभी जो यूज किया गया एंटी पायरेसी बाय द इंडियन नेवी, चुपचाप, ज्यादा ऐसे नहीं, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बड़ा बड़ा सब बोल करके नॉर्मली, तो क्वाइट डिप्लोमेसी का पार्ट है। नाउ कमिंग टू द स्पोर्ट्स पेज, देवेंद्र खरब, तो फर्स्ट एशियन टीम चैंपियनशिप टाइटल, इंडिया टू फर्स्ट। अ पर्सन फ्यूचर कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट एक्शन, बोलते हैं। ट्रिपल क्रॉन फॉर अभय पेरेस विंस अ डबल, बैंगलोर अभय मोहन यंगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। माइक प्रोटेक्टर, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लेजेंड, नेशनल कोच। Okay, thank you everyone. We will take up a new set of articles for discussion so that we can imbibe that thinking in our daily process due to the answer.